तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ये जो टॉपिक आज उठाया है ये क्लास 12th का है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि इकोनॉमिक्स की भी एक सीरीज बनाई जाए जहां पर स्टूडेंट्स को 11th क्लास के स्टूडेंट को 12th क्लास के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो एक सीरीज वाइज समझाया जाए, टॉपिक बाय टॉपिक। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना चलो आप लोगों के लिए ये भी किया जाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। क्लास 12th की ये बुक है, बट अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, सेकेंड ईयर के अंदर हैं या किसी भी ईयर में हैं, इकोनॉमिक्स से अगर आपको प्यार है ना तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने है, सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो चैप्टर 1 है वो ये है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि जब हमारे देश को आज़ादी मिल रही थी, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस वक्त हमारे देश की इकोनॉमी के क्या हालात थे, हमारे देश की इकोनॉमी किस सिचुएशन में थी, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखी थी, बहुत उथल पुथल वाली यहाँ पे सिचुएशन थी और हमारी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल भी विकास नहीं हो रखा था। ये मैं बिल्कुल भी नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिससे इंडियन इकोनॉमी को हम डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाए। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स आपको शो करता हूँ कि हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपके सामने है। देखो टॉपिक टू बी कवर्ड, जो भी कवर इसके अंदर हम करेंगे, पहला आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। याद रखिए इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इन सारी चीजों की सिचुएशन कैसी थी, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड के बारे में करेंगे, डेमोग्राफिक के बारे में करेंगे और जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे उनके आने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े। मतलब नेगेटिव तो थे ही, हम सब ने अंग्रेजों के बारे में बहुत सुना है कि भाई उन्होंने इंडिया के अंदर ये किया वो किया, इतना टॉर्चर किया, बट एक पॉजिटिव साइड भी है, वो भी हम एंड ऑफ द चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर वाले टॉपिक। में सारे समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। अगर इनके मतलब आपको समझ नहीं आएंगे कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े रहेंगे ना, गारंटी है कि आप इस चैप्टर में मास्टर हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो टॉपिक कवर करूंगा भाई वो एग्रीकल्चर वाला करूंगा, यानी कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र कैसा था। एग्रीकल्चर की अगर मैं आपको कंडीशन की बात करूँ ना, तो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पर बिल्कुल भी सही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो चुका था। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स समझने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था ना, तो उस टाइम पर हमारे देश की लगभग 80% आप लेके चलो, ठीक है, राउंड ऑफ लेके बता रहा हूँ मैं आपको, 80% जो हमारी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी अनएजुकेटेड थी, यानी कि अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। और उस टाइम पर उस पॉपुलेशन के लिए जो काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में था या उनको जो काम मिलता था वो था खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर का। इट मीन्स कि उस टाइम पर लगभग 80% लोग जो काम करते थे, या 70 to 80 लेके चलेंगे, जो लोग काम करते थे वो खेती बाड़ी का ही काम करते थे। अब सोचो कि हमारे देश के अंदर हमारी जनसंख्या का, हमारी पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है और हमारे पूरे देश की जो जीडीपी है ना, वो पूरे देश की जो जीडीपी है उसका 50% एग्रीकल्चर से आता था। तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर, आज भी है, उस टाइम पर भी बहुत था। अब यहाँ पे देखो 50% जीडीपी इससे आता है, मैं इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहा हूँ, और 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। बट
उस टाइम पर हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कमियां थी, क्योंकि जो ये अंग्रेज लोग थे ना यार, इन्होंने कुछ भी ऐसा ढंग का काम नहीं किया था जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, जो खेतीबाड़ी वाला जो एरिया है, खेतीबाड़ी वाला जो ये हमारा प्रोसेस काम है, कुछ भी कह सकते हो, ये डेवलप नहीं हो पाया था। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखने को मिल रहे होंगे आपको कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पर उत्पादन जो क्षमता है ना, या उत्पादन का जो स्तर है, वो बहुत ज्यादा लो था। इनके मैं रीजन आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये थी कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, यानी कि उच्च कोटि की संवेदनशीलता। इसका मतलब ये है कि हमारी जो खेती बाड़ी है ना, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर। अगर बारिश अच्छी होगी तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो भाई किसान ऐसे सर पकड़ के बैठ जाता है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। फिर आता है अ वेज बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सोइल एंड द टेलर्स ऑफ द सोइल। या यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जो जमीन के मालिक होते हैं, यहाँ पे दो लोगों की बात करेंगे। एक है जमीन के मालिक, जिनको हम बोलते हैं ऑनर। ये ऑनर को हम लैंडलॉर्ड्स भी कहते हैं, और इनका एक और नाम है जिसको हम जमींदार भी कहते हैं। दूसरी तरफ आते हैं हमारे किसान। जो किसान है वो इन लैंडलॉर्ड से किराए पर जमीन लेते थे, फिर क्या करते थे? उस पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे, और इन्वेस्ट करने के बाद उस जमीन पर वो क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। अब जब किसान खेती बाड़ी करता था और एंड ऑफ द टाइम जब, यानी कि जब उसकी फसल ग्रो हो जाती थी, है ना, तो जो क्रॉप्स प्रोडक्शन हुआ है, तो क्या होता था? एक तो जो ऑनर है वो उस जमीन का रेंट लेता था, जो कि लेना भी बनता है कि हाँ भाई लैंड तो लेगा ही लेगा क्योंकि उसकी जमीन है। दूसरा ये होता था कि किसान जो भी प्रोडक्टिविटी करता था ना, उसमें से वो अपना हिस्सा मांगने आ जाता था, यानी कि प्रोडक्शन में से भी वो अपना हिस्सा मांगता था। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने को ये देखने को मिलेगी कि जो ऑनर है खेती बाड़ी में, है ना, एग्रीकल्चर जो प्रोसेस हुआ है उसके अंदर ऑनर का तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारा इन्वेस्टमेंट किसने डाला है? किसान ने। लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट उठाने कौन आ जाता है? ऑनर। तो इनके बीच में, ऑनर और किसानों के बीच में एक बहुत चौड़ी खाई आ गई। चौड़ी खाई का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होने लगा। जो ऑनर है, जमीन के मालिक हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो बहुत ग्रो करने लग गए, और जो किसान हैं वो बेचारे ऐसे सर पकड़ के बैठने लगे, यानी कि क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होता था। सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो कौन ले जाते थे? ऑनर्स ले जाते थे। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे देश की एग्रीकल्चर स्थिति है वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और इसके अंदर हम बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो पुरानी टेक्नोलॉजी के थ्रू होता था, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की तुमने बात करी ली है, तो सिचुएशन अच्छी नहीं थी। कुल मिला के बात ये हो रही है। नाउ अब हम इस पर हम ये समझेंगे कि भाई इसके रीजन क्या है, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारी खेतीबाड़ी पूरी तरीके से बर्बाद थी। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है रीजन कि हमारी खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बर्बाद क्यों था। इतने ज्यादा, यानी कि पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहा है, फिर भी प्रोडक्टिविटी लो है, फिर भी उत्पादन कम हो रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल था क्योंकि उस वक्त ये जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम बना दिए थे ना यहाँ पर कि किसानों को निचोड़ दिया था इन्होंने बुरी तरीके से। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहला रीजन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस, यानी कि एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस के पीछे क्या क्या मेन कारण थे, उसके पिछड़ेपन के पीछे क्या कारण थे, वो बात कर रहे हैं। पहला यहाँ पे आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली नाम से ही समझ आ रहा है, भू मतलब होता है जमीन, राजस्व मतलब होता है टैक्स लेना, और प्रणाली मतलब सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ गया। अब ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, इसको जमींदारी प्रथा भी बोलते थे, जिसको आप जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हो। अब आप इसकी कहानी समझिए कि जमींदारी सिस्टम एक्चुअल में था क्या, कब आया, कौन लाया, पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो जमींदारी सिस्टम से खेतीबाड़ी हमारी पिछड़ गई। कैसे पिछड़ गई वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहां पे हम देखेंगे जमींदारी सिस्टम यानी कि परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। जमींदारी सिस्टम को परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793। ये पिक्चर आप देख रहे हो ना, इस अंग्रेज की पिक्चर देख रहे हो, ये कॉर्नवालिस है।
1793 में कॉमनवेल्थ ने इंडिया के अंदर जमींदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि ये जो परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम है या सेटलमेंट है ये इंडिया में लेकर आया। इसकी शुरुआत देखो कहां से हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी कि इट वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी। तो यहाँ पे सबसे पहले जमींदारी सिस्टम की शुरुआत हुई थी। ऑल्सो नॉन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया भी, इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। अब जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड। तो देखो कुल मिला के बात क्या हो रही है, जमींदारी प्रथा की बात हो रही है। जमींदारी प्रथा जो कि 1793 में कॉमनवेल्थ के थ्रू इंडिया में इसको लेके आया गया, और इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या था, इसके अंदर जो जमींदार थे ना उनको जमीनों का मालिक बना दिया, और जो किसान थे उनको उन जमींदारों से रेंट पर जमीन लेनी पड़ती थी और उसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकते थे। इस तरीके का सिस्टम डेवलप्ड हुआ। अब ये किस तरीके से काम करता था वो मैं समझाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो जमींदारी प्रथा है ना, इसको यहाँ पे ट्रायंगुलर सिस्टम भी कहा जाता है। जो जमींदारी सिस्टम है, जमींदारी प्रथा है, उसको ट्रायंगुलर सिस्टम भी कहते हैं, त्रिकोणमितीय प्रणाली। ये ट्रायंगल सिस्टम क्या है, ट्रायंगुलर सिस्टम को समझने के लिए आपको ये ट्रायंगल देखना है। ये ट्रायंगल देखो क्या दिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नीचे लिखा हुआ है जमींदार्स यानी कि लैंडलॉर्ड्स, और नीचे लिखा हुआ है पीसेंट्स यानी कि जो गरीब किसान होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर आप देख पा रहे हो ना, इस ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, इस ट्रायंगुलर का मतलब ये है कि टॉप पर बैठी हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ऑर्डर देती है जमींदारों को, किस लिए, किसानों से टैक्स वसूलने के लिए। तो नीचे देखो ये सारे ढेर सारे किसान पीसेंट्स लोग हैं, उनके ऊपर कुछ जमींदार लोग हैं। वो जमींदार लोग क्या करते हैं, इन पीसेंट से टैक्स कलेक्ट करते हैं और उस टैक्स को कहाँ पहुंचाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो ये एक ट्रायंगुलर सिस्टम है। तो जमींदारी प्रथा को ट्रायंगुलर सिस्टम भी बोला जाता था। अब यहाँ पे ना देखो किस तरीके से इस सिस्टम के थ्रू किसानों के साथ, हमारे भारतीय किसानों के साथ कितना टॉर्चर हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या है, वाइल द जमींदार्स बिकेम द ऑनर्स ऑफ द लैंड एंड द एक्चुअल फार्मर्स बिकेम द टेनेंट्स। वही बात हो रही है कि यहाँ पर जो जमींदार हैं उनको जमीन का एक्चुअल ऑनर बना दिया गया, जमीन का मालिक उन जमींदारों को ही बना दिया गया, और जो किसान थे वो बेचारे अब रेंट पर जमीन लेते थे और उसके बाद खेतीबाड़ी करते थे। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम इसमें यह भी थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उन्होंने जमींदारों को इतनी छूट दे रखी थी कि भाई अगर आप क्या करोगे, किसानों से जितना चाहे उतना टैक्स वसूल सकते थे। एक सिनेरियो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जमींदारों से ये बोला कि किसानों से आप हमें 10% का टैक्स लाके दीजिए, यानी कि 10% हमें टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो जमींदारों को यहाँ पे फुल फ्रीडम थी कि वो किसानों से जितना चाहे उतना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, अगर 10% ब्रिटिश गवर्नमेंट मांग रही है तो वो उनसे 20%, 25%, 30%, कोई हद नहीं है, कितना भी मांग लो। तो जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे और उसमें से 10% किसको दे दिया करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स को फ्रीडम दी गई थी ना, लैंडलॉर्ड्स हैड कंप्लीट फ्रीडम टू टेक whatever amount they wanted from the farmers। तो जितना अमाउंट वो चाहे उससे मांग सकते थे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना चाहिए था, 10% चाहिए था। ये टाइम पर चेंज भी होता रहता था, जरूरी नहीं है 10% ही चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द रियलाइज्ड अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स, ठीक है, जिसका 1 of 11 पार्ट्स किसके पास जाता था, जमींदार के पास, और 10th of 11 किसके पास जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, यानी कि जो हमारे जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास। तो मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी समझाया कि किस तरीके से जो जमींदार हैं उनको जमीनों का स्थायी मालिक बना दिया गया। जमींदारों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वो जमीन जोतने वाले किसानों से जितना चाहे उतना टैक्स वसूल सकते थे, और जमींदारों का भू राजस्व के रूप में सरकार को एक निश्चित राशि जमा करनी ही होती थी। यहाँ पर देखो एक चीज मैं आपको डिटेल में और दूंगा कि जो जमींदार लोग थे ना, ये किसानों से इतना ज्यादा टैक्स क्यों वसूलते थे। ये जमींदार लोग किसानों से इतना ज्यादा टैक्स इसलिए भी वसूलते थे क्योंकि क्या होता था कि अगर मान लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को 10% कलेक्ट करने के लिए बोला, अब जब जमींदार किसी किसान के पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए गया तो किसान ने ये बोला कि भाई मेरे पास तो खेती बाड़ी हुई नहीं, इस साल बारिश ही नहीं हुई, और मेरी जो जमा पूंजी मैंने लगाई थी खेत के अंदर वो सारी बर्बाद हो गई।
या फिर उसने ये बोला कि आज इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मेरे खेत की तो सारी की सारी जो फसल वो बर्बाद हो गई है, जो मेरा खेत में जो जितना भी मैंने खाद डाला था वो सब बह गया है। तो ऐसे में किसान रेंट कहाँ से देगा बताओ? नहीं दे पाएगा, 10% नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा कि ऐसे में जो जमींदार लोग होते हैं वो ज़्यादा पहले से ही इसलिए कलेक्ट करके रखते हैं। हालांकि किसानों पे टॉर्चर है, बट जमींदार अपनी सेफ्टी लेके चलता था, क्योंकि अगर मान लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमींदारों ने 10% नहीं पहुंचाया ना, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जमींदारों की ज़मीनें छीन लेगी। तो इसलिए जमींदार लोग किसानों पे इतना और टॉर्चर करते थे। कुल मिला के बात यह है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो जमींदारी प्रथा है, इसमें बेचारा किसान पिसता था। यहाँ पे देखो कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे, आपके हिसाब से किसके फोटोग्राफ्स होंगे? ये फोटोग्राफ्स आपको लग रहा होगा कि राजा महाराजाओं के हैं, एक्चुअल में ये राजाओं के फोटोग्राफ्स नहीं हैं। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हो ये हैं उस वक्त के जमींदार लोग, ये इंडिया के जमींदार लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स लोग हैं। इनकी देख रहे हो, इनका पहनावा देख रहे हो आप, किसी राजा से कम नहीं था, क्योंकि इनकी जो जिंदगियां हैं, इनकी जो जीने का लाइफस्टाइल है वो किसी राजा से कम नहीं था, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं होती थी, इतना ज़्यादा पैसा होता था, इतनी सारी ज़मीनें होती थी कि इनका जो लाइफ है, इनकी जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रिविलेज वाला होता था, बहुत सुख सुविधाएं इनको मिलती थी। तो इस तरीके से जमींदारी सिस्टम ने क्या कर दिया, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद कर दिया, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, किसानों को टॉर्चर करते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट अब जो रीजन है कि एग्रीकल्चर कैसे बर्बाद हुआ और इतना खराब था, उसका वो है रीजन कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यापारीकरण कर दिया। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट रीजन आता है वो ये आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का क्या कर दिया, व्यापारीकरण कर दिया। कृषि के व्यापारीकरण का क्या मतलब है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। कृषि के व्यापारीकरण का मतलब ये है कि किसानों को जबरदस्ती वो चीजें ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था जो वो ग्रो नहीं करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे नील की बात करेंगे, नील की खेती की हम बात करेंगे कि फार्मर्स वर फोर्स टू डू इंडिगो फार्मिंग, तो उनको इंडिगो फार्मिंग यानी कि नील की खेती करने के लिए फोर्स किया जाता था। अब ये नील की खेती क्या है, ये देखो आप ये प्लांट देख पा रहे हैं और ये इसका फ्लावर है। तो नील की खेती में क्या होता है, इस नील की खेती के थ्रू इसको, इस खेती के बाद इसको पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है जो वाइट कॉटन कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, उसको कलर करने के लिए। तो ये तो आज भी यूज होता है। तो ये जो नील की खेती है ये उस वक्त किसानों से ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था। देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, जिस वक्त भारत के अंदर एग्रीकल्चर को बर्बाद किया जा रहा था या यहाँ से रॉ मटेरियल को वहाँ ले जाया जा रहा था, उस वक्त ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ रहा था। क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था तभी तो यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ जा रहा था। तो यहाँ पर क्या होता था कि किसान को ज़बरदस्ती नील की खेती के लिए फोर्स करते थे और नील की खेती को फिर ये कहाँ ले, ब्रिटेन लेके जाते थे या फिर दूसरी कंट्रियों में भी बेचते थे। नील की खेती से अब प्रॉब्लम क्या थी, देखो नील की खेती से, इंडिगो फार्मिंग से प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी किसान को अगर ये करना पड़ता है, किसी किसान की ज़मीन पर नील को उगाया जाता है तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है। अगर नील की खेती की जाती है तो ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। और जब ज़मीन बंजर हो जाएगी तो किसान को कितना लॉस होगा। तो ऐसे में किसान को ज़बरदस्ती ये खेती करनी पड़ती थी, क्योंकि जो ये अंग्रेज लोग हैं वो उसको टॉर्चर करते थे, वो ज़बरदस्ती उससे ये करवाते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कमर्शियलाइजेशन कर दिया। कहने का मतलब अब इंडिया के अंदर वो ज़्यादा ग्रो नहीं किया जा रहा है जो इंडिया में लोग खा सके, जो इंडिया में कंज्यूम किया जा सके ना। यहाँ पर अब वो ज़्यादा ग्रो करवाया जाता था कि जो वो व्यापार के लिए दूसरी कंट्री में बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। एक एग्जांपल और दूंगा, यहाँ पे अफीम के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के अंदर अफीम भी सबसे ज़्यादा ग्रो करवाई जाती थी, क्योंकि अफीम के बदले में क्या होता था, चाइना से भारत के अंदर कॉफ़ी आती थी कि अंग्रेज लोग कॉफ़ी पीते, तो चाइना से भारत में कॉफ़ी आती थी और बदले में उनको क्या देना पड़ता था, गोल्ड देना पड़ता था। तो अंग्रेजों ने तरकीब लगाई कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे गोल्ड भी ना जाए और कॉफ़ी भी आ जाए। तो उन्होंने अफीम को उनको देना स्टार्ट किया। जब उनको अफीम दिया तो भाई वो झूम गए। कहने का मतलब कि अफीम लेने के बाद उनको मतलब एडिक्टेड तो होता है ना हर कोई, तो अफीम वहाँ पे एकदम से मतलब फैलने लगा। चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन है उनके बीच में अफीम की डिमांड बढ़ने लगी।
तो उससे क्या हुआ, अब अफीम वहां पे जाने लगा और कॉफी यहाँ पे आने लगी, लेकिन उस अफीम को ग्रो कहाँ करवाया जाता था, इंडिया के अंदर। भारत के किसानों को जबरदस्ती टॉर्चर किया जाता था कि आपको अफीम उगानी है और अफीम उगा के देनी है। अब देखो यहाँ पे, अगर किसान गोभी उगाएगा, आलू उगाएगा, गाजर उगाएगा, मूली उगाएगा, गेहूं चावल दाल उगाएगा, तो उसका इस्तेमाल वो अपने घर में भी कर सकता है, अपने बीवी बच्चों को भी खिला सकता है। बट अगर वो नील उगाएगा या अफीम उगाएगा तो क्या वो अपने बच्चों को खिलाएगा? नहीं। और ऐसे में अब उसको क्या होता है, इतने घंटे काम करने के बावजूद भी नील की खेती पे या अफीम की खेती में उसको एंड ऑफ द टाइम बहुत कम वेज दिया जाता है, बहुत कम उसको पैसे दिए जाते हैं। और इवन अब किसान को जो अपने कंज्यूम करने के लिए सब्जियां हैं वो बाहर मार्केट से खरीदनी पड़ती थी। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बर्बाद हो रहा था, किसानों का, हमारे जो फार्मर्स हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा था खेती बाड़ी से। उनको लग रहा था कि खेती बाड़ी करके क्या फ़ायदा जब यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। और किसान ज़बरदस्ती जब ज़बरदस्ती उसको ये सब चीज़ें करवाई जाती थी तो किसान बहुत कर्ज में भी दब जाया करता था, क्योंकि ना तो रेंट निकाल पा रहा है ज़मीन का, ना वो टैक्स पे कर पा रहा है, और जो उसने कर्जा ले रखा है उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहा है। तो एंड ऑफ द टाइम क्या देखने को मिलता है कि उस किसान ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत चीजें देखने को मिलती थी। तो ये मेन रीजन है हमारे एग्रीकल्चर के बर्बाद होने का। दोस्तों नेक्स्ट रीजन आता है नो इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था का ना होना। उस वक्त हमारे देश के अंदर सिंचाई व्यवस्था नहीं थी। सिंचाई का मतलब क्या होता है, खेतों में पानी डालना। खेतों में पानी डालने की व्यवस्था को ही हम सिंचाई व्यवस्था कहते हैं। तो क्या होता था उस टाइम पर, अंग्रेजों ने, जब ये अंग्रेज थे तो उन्होंने खेतों में इस तरीके की पाइपलाइन का कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया था, ना ही आसपास कुछ कुएं खुदवाए थे ताकि किसान वहां से पानी ले सके। ऐसा कुछ भी नहीं था, नहर वहर का कोई सिस्टम नहीं हो पाता था। तो किसान को पूरी तरीके से डिपेंड होना पड़ता था किस पर, बारिश पर। अगर रेनफॉल होगी तभी खेती होगी। तो यहाँ पर बारिश का मतलब क्या है, बारिश का मतलब ये है अच्छी बारिश अच्छी खेती, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो खराब खेती। बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी खेती बर्बाद है, और अगर बारिश नहीं होगी तो भी खेती बर्बाद है। तो इनको डिपेंड रहना पड़ता था बारिश के ऊपर। जैसे ही बारिश होगी, और बारिश इतनी होनी चाहिए जो सफिशिएंट हो, तो तब इनकी खेती होती थी। ये देख रहे हो चाचा किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब होगी, क्योंकि जो ज़मीन आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा सूखी पड़ी है, कितनी ज़्यादा बंजर हो रखी है। क्योंकि यहाँ पर ये जो चाचा हैं ये मजबूर हैं, ये किसान मजबूर है, क्योंकि इसके पास सिस्टम नहीं है कि वो क्या कर सके, खेतों में पानी डाल सके। यहाँ पे देख रहे हो क्रॉस लग रहा है, ये मॉडर्न टाइम की मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है। मॉडर्न टाइम में कि इस तरीके का इस्तेमाल होता है, बट पहले इस तरीके का सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से भी खेती खराब हो गई थी। अंग्रेजों ने ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया था। और दोस्तों नेक्स्ट जो रीजन आता है ना, वो आता है टेक्नोलॉजी को लेकर। यूज ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि खेती बाड़ी करने का बहुत ही पारंपरिक तरीका यूज किया जाता था। पारंपरिक यानी कि पुराना तरीका है ना, पुराना तरीका। जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, बैल लगे हुए हैं, हल लगा हुआ है, किसान बेचारा वो भी लगा हुआ है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। इस तरीके से खेती करने में ना देखो टाइम ज़्यादा लगता है, मैन पावर ज़्यादा लगती है, खर्चा ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी होती है, स्लो प्रोडक्टिविटी होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, वैसे तो ये आज के टाइम पर यूज़ की जाती है, इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी या कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस वक्त नहीं किया जा रहा था। पुरानी ही टेक्नोलॉजी को, ट्रेडिशनल तरीके को ही खेती बाड़ी का मेन जो मेथड है वो माना जाता था। तो इस तरीके से भी क्या होता था कि प्रोडक्टिविटी लो थी, क्योंकि पुरानी तकनीक से, देखो सोचो आप, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी से हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन की स्पीड कम होती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है। और यहाँ पर क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी से स्पीड फास्ट होती है, कॉस्ट कम आती है, और काम भी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि यहाँ पे देख लो, आप खुद समझ सकते हो कि जब यहाँ पे एक किसान इस तरीके से खेत को जोतेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। बट उस वक्त कोई ट्रैक्टर उनके लिए अवेलेबल नहीं था, या दूसरे तरीके की कोई नई तकनीक अवेलेबल नहीं थी। तो इस वजह से भी खेती बाड़ी को वहाँ पे बर्बाद होता हुआ देखा गया, क्योंकि किसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था, कोई भी प्रोडक्टिविटी के लिए कोई अच्छे काम नहीं हो पा रहे थे। तो ये मेन रीज़न था कि किस तरीके से खेती बाड़ी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो खराब हो गया। तो दोस्तों रीज़न तो हमने समझ लिए कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कैसा था, खराब था, बैकवर्ड था, और उसके क्या रीज़न थे। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक हमें समझना है, वो क्या है कि हम ये समझेंगे कि ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर और यहाँ पे प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर खेती बाड़ी की स्थिति, एग्रीकल्चर की सिचुएशन कैसी थी। अभी हमने देखा
बैकवर्ड थी, मोशनलेस थी, नॉन वाइब्रेंट थी। नॉन वाइब्रेंट का मतलब है ग्रोथ नहीं कर रही है। और हेल्पलेस फार्मर, जो फार्मर है बेचारे मजबूर थे, वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे एग्रीकल्चर का जो उस वक्त हालात थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर नहीं आए थे ना, ब्रिटिश के आने से पहले जो खेती बाड़ी है वो बहुत अच्छी थी, वो बर्बाद नहीं थी। उसके मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सेल्फ डिपेंड फार्मर्स, किसानों को किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी, वो खुद पे डिपेंड था। अंग्रेजों के आने से पहले आपको पता होगा कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब ये सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था, बता सकते हो? अगर पता है तो कमेंट जरूर करना, मैं बता ही देता हूँ। सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गोल्ड था, और इतना ज़्यादा गोल्ड था कि इसलिए भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। हमारे जो किसान है ना, वो इतने आत्मनिर्भर थे कि वो भारत के अंदर इतनी ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी करते थे, और उस हाई प्रोडक्टिविटी के होने से उसकी एक तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी, जिसका वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। और दूसरी कंट्री में जब वो एक्सपोर्ट करते थे तो बदले में पैसे नहीं लेते थे, गोल्ड लेकर आते थे। तो हमारे इंडिया के जो ट्रेडर है ना, वो बहुत दिमागदार थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको पता है कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। इस तरीके से इंडिया में बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा हो गया और भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। अंग्रेजों से आने के पहले के वाक्य को मैं समझा रहा हूँ। तो उसी तरीके से मैक्सिमम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था, और जमींदारी सिस्टम तो था ही नहीं ना। अंग्रेजों के आने के बाद जो कॉर्नवेल्स आया था, उसने 1793 में जमींदारी प्रथा को लेकर आया, पहले नहीं था। तो अगर हम प्री ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा सक्षम था, इतना ज़्यादा कैपेबल था कि यहाँ पे फूड प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा थी, और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन ये जो अंग्रेज लोग आए ना, इनके आने के बाद हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम इस तरीके से बर्बाद हुआ कि उसका इफेक्ट आज़ादी के बाद भी कई सालों तक रहा, और हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें पिछड़ गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। जो भी मैंने आपको जितना डिटेल में सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैंने इसमें बताई है। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई बात समझ नहीं आई है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।